नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। नागपुर की नवनियुक्त जिलाधिकारी आर विमला हुई नागपुर मीडिया से रूबरू, दिए मीडिया के सवालों के जवाब। मौदा पुलिस स्टेशन अंतर्गत एक बस दुर्घटना में ड्राइवर सहित 8 लोग जख्मी, नियंत्रण छूटने से हुई दुर्घटना। और केंद्र सरकार का रिमोट कंट्रोल नागपुर में, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया संघ पर फिर वार, कहा महंगाई के लिए दोनों दोषी। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर जिले की कमान संभालने के बाद नवनियुक्त जिलाधिकारी आर विमला बुधवार को पत्रकारों से रूबरू हुई। इस दौरान नवनिर्वाचित जिलाधिकारी आर विमला ने अपने प्लॅनिंग के संदर्भ में जानकारी दी। दोन आव्हानं आहेत। एक तरफ कोविड थर्ड वेव्हचं आपल्या सगळ्यांना कल्पना आहे की चर्चा सुरूच आहे थर्ड वेव्ह संदर्भात, आणि एका मनामध्ये धास्ती असतेच, कारण प्रत्येकाच्या फॅमिलीमध्ये कोणी फ्रेंड असेल किंवा कोणी असेल, ते सगळ्यांना काही ना काही अशा प्रकारे त्यांना कोणीतरी दगावलेलं आहे किंवा खूप आजारी झालेलं आहे। त्यामुळे मनामध्ये भीती आहे की थर्ड फेज कसं राहणार आहे, थर्ड वेव्ह कसं राहणार आहे। आणि ह्या दृष्टिकोनातून मला असं वाटतं की खूप महत्त्व आहे की फक्त शासनच काम करू शकत नाही पुढे। जसं मी 2-3 ठिकाणी विजिटला गेले होते, मागच्या आल्यावरच सॅटर्डेला आय वेंट अप टू कळमनेश्वर, आणि आज मी हॉस्पिटल्सला गेले होते टू चेक जे काही इक्विपमेंट्स येत आहेत त्यांना। लोकांमध्ये एक तर सोशल डिस्टन्सिंग ठेवलं जात नाही, म्हणजे हे जाणीवपूर्वक असेल किंवा माहिती नसेल किंवा अशी सिच्युएशन असेल की ते ठेवू शकत नाही। म्हणजे 2-3 कॉम्बिनेशन याच्यामध्ये असतात की आपण आता फॉर एक्झाम्पल वेन वी ट्रॅव्हल ऑल्सो आपल्याला एवढी गर्दी असते की आपण एकमेकांच्या जवळ येतो। आता आजसुद्धा तुम्ही बऱ्यापैकी एकमेकांच्या जवळ बसलेला आहे, इट शुड बी लिटिल मोर डिस्टंट। सो हे सोशल डिस्टन्स मेंटेन करणं आय फील इज व्हेरी इम्पॉर्टंट। आपण कॅज्युअली घेतो। दुसरी गोष्ट आपण खूप कॅज्युअली घेतो की मास्क आपण योग्य प्रकारे लावत नाही। अनेकदा आपल्याला वाटतं की हे काय होणार आहे मास्कने, तर ते मास्क लावणं खूप महत्त्वाचं आहे मला वाटतं कंटिन्युअसली, अँड यू शुड ऑलवेज एन्श्युअर दॅट प्रत्येकजण जे आहे हे मास्क लावलेलं असेल। सो दॅट इज वन पॉईंट। थर्ड पॉईंट जो आहे आपलं हात धुणे वगैरे, ते जे आता लोकांमध्ये ती जाणीव जागृती झालेलीच आहे। सॅनिटायझेशन यू फाइंड दॅट पीपल आर डुईंग, बट सगळ्यात जे आय फील दॅट पीपल आजकाल होम आयसोलेशनचं जे आहे, पीपल फील दॅट इवन प्रॉब्ली गव्हर्मेंट हॉस्पिटल्स रेकमेंड किंवा लोक घरामध्ये राहण्याला प्रिफर करतात इन्स्टेड ऑफ गेटिंग टू इन्स्टिट्यूशनल हॉस्पिटलायझेशन, बिकॉज त्यांच्या मनामध्ये आहे की साहजिकच आहे की गव्हर्मेंट हॉस्पिटल असो किंवा इतर हॉस्पिटल असो, इतर हॉस्पिटलमध्ये खर्च करायला लागतं, आणि गव्हर्मेंट हॉस्पिटल जेव्हामध्ये आपण राहतो तो एवढं ते याचा कम्फर्टेबल नसेल। यू फील दॅट जे कम्फर्ट आम्हाला घरामध्ये मिळणार आहे ते कदाचित हॉस्पिटलमध्ये मिळणार आहे। पण आय फील दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन्स्टेड ऑफ गेटिंग आवाज। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पत्र परिषद बुधवार को नागपुर के प्रेस क्लब में आयोजित की गई। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार का रिमोट कंट्रोल नागपुर से ऑपरेट होने की बात कहते हुए महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। यही नहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव में देश में परिवर्तन की लहर दौड़ेगी, ऐसा विश्वास भी मुख्यमंत्री बघेल ने व्यक्त किया। वीकेबी न्यूज के सवाल पर उन्होंने साफ तौर पर तो नहीं, पर महंगाई के लिए संघ को भी जिम्मेदार ठहराया। वही घट के $63 प्रति बैरल हो गया है, और फिर भी पेट्रोल और डीजल बिल्कुल आगे पीछे चल रहे हैं, सेंचुरी लगा रहे हैं। हम अभी जनता के साथ मिलकर उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता इस गलत नीति के कारण से जो महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के महंगे होने से ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगा, और उसके कारण से सभी चीज़ों की कीमतों में वृद्धि होगी, उत्पादन लागत में वृद्धि होगी और ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी, तो निश्चित रूप से भाव बढ़ेंगे ही। तो जनता के साथ मिलकर ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। अब इसको तो उन्हीं को खुलासा करना पड़ेगा, लेकिन ये बात सही है, आरएसएस के मुख्यालय होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के कंट्रोलर के रूप में जाना जाता है, और यहाँ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुझे मौका मिला है।
मेरी आवाज़ आपके माध्यम से वहाँ तक पहुँचेगी और जनता को राहत मिलेगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। देखिए, जीएसटी का मसला ही हम लोग लाए थे और जीएसटी जब ये चर्चा में आई तब तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका खूब विरोध किए थे मुख्यमंत्री के रूप में, लेकिन सरकार में आते ही उन्होंने जीएसटी लागू किया, गलत ढंग से लागू किया, मध्य रात्रि को लोकसभा में पारित किया, ऐसा बता रहे थे जी दूसरी आज़ादी। उन्होंने देश के साथ धोखा किया, देश को गलत जानकारी दी, वन नेशन वन टैक्स की बात उन्होंने कही, लेकिन आप सब जानते हैं कि आज किसी में 5% है, किसी में 12% है, किसी में 18% है, किसी में उससे भी अधिक के जीएसटी लगा हुआ है। तो वन नेशन वन टैक्स नहीं हुआ, वन नेशन 5 टैक्स। अब तो स्थिति ये है कि जो कृषि यंत्र हैं उसमें भी जीएसटी लगाया, ट्रैक्टर में 12% लगाया, केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड में उन्होंने जीएसटी लगाया, और तो और अभी कोरोना काल में जो उपकरण लग रहे थे, जो दवाइयाँ लग रही थी, उसमें भी जीएसटी लागू किया। अब हमने जीएसटी लागू करने की बात कही है, लेकिन हमारा लगाने का तरीका दूसरा होगा, जिससे लोगों को भार कम पड़े, वो सब काम करेंगे। लेकिन आपने पेट्रोल डीजल के बारे में बात कही, तो निर्मला सीतारमण जी जब बजट प्रस्तुत किए तो ये जितने भी सेंट्रल टैक्स एक्साइज टैक्स है उसमें से 4% उन्होंने सेस लगा दिया। तो पहले जो एक्साइज ड्यूटी लगती थी पेट्रोलियम पदार्थों में, या जो भी अभी लग रहा है सेंट्रल एक्साइज, उसका हिस्सा राज्यों को भी मिलता है, 42% राज्यों को मिलता है, लेकिन उन्होंने 4%, 3 या 4% उन्होंने जो सेस लगा दिया, तो वो जो पैसा वो सीधा भारत सरकार के पास जाएगा, राज्यों को नहीं मिलेगा। इस मामले में पत्र भी लिखा, लेकिन कोई जवाब निर्मला जी की तरफ से उसका कोई जवाब मुझे नहीं मिला। लेकिन जीएसटी के बारे में निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी तो इसमें पुनर्विचार किया जाएगा और सही ढंग से लागू किया जाएगा। नागपुर के नरेंद्र नगर में एटीएम फोड़कर चोरी करने वाले गिरोह का बेलतरोड़ी पुलिस ने पर्दाफाश किया है, जिसके तहत 3 आरोपियों को बेलतरोड़ी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नागपुर के नरेंद्र नगर में एक एसबीआई संचालित एटीएम सेंटर को तोड़कर उसमें चोरी करने की घटना 11 जुलाई को सामने आई थी, जिसमें चोरी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। बेलतरोड़ी पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक एक आरोपी इसी एसबीआई बैंक शाखा में कार्य करता था, जिसे पता था कि जहां एटीएम सेंटर है वहां चौकीदार या कोई सुरक्षा रक्षक नहीं होता। इस कारण उसने अपने साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। हा नरेंद्रनगर चौकात स्टेट बँकेचं एटीएम आहे, तिथं रात्री चौकीदार नसतो। त्या ठिकाणी 11 तारखेच्या रात्री एटीएम फोडायचा प्रयत्न केला होता। त्याच्यात त्या फुटेजमध्ये आपल्याला 2 मुलं दिसत होते एटीएम फोडताना। पोलीस स्टेशनला फिर्याद दिल्यानंतर आपण गुन्हा दाखल केला। गुन्हा दाखल केल्यानंतर आपण सर्व सीसीटीव्ही फुटेज चेक केले। संपूर्ण फुटेज चेक केल्यानंतर आपल्याला त्याच्यात एक गाडी असल्याचं दिसलं आणि त्याच्यात अजूनही 2 मुलं असल्याचं दिसलं। असे 4 मुलं त्याच्यात असल्याचं दिसलं। त्याच्यावरून आपण त्या गाडीचा शोध घेतला आणि आरोपीचा शोध घेतल्यानंतर त्याच्यामध्ये 4 आरोपींना ताब्यात घेण्यात आलेला। त्याच्यात अभिजित सुरोशे, कल्पेश रंगारी, पिंटू हेमने आणि एक विधी संघर्ष बालक, असे 4 त्याच्यात 4 जणांचा समावेश होता। 4 जणांनी मिळून ही घटना केलेली होती। त्यात 3 लोकांना अटक करण्यात आलेली आहे। याच्यात तपासामध्ये असं माहीत पडलं की अभिजित सुरोशे हा 1 वर्ष अगोदर त्याच स्टेट बँकेच्या शाखेत नरेंद्रनगरच्या तिथे काम करत होता, हाऊसकीपिंगचं काम करत होता। 1 वर्षानंतर त्याला माहिती होतं की तिथे चौकीदार नसतो, त्यामुळे त्यानं तेच एटीएम निवडलं आणि ते फोडायचा प्रयत्न केला। मोदा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत बुधवार को एक सड़क दुर्घटना में बस के ड्राइवर समेत कुल 8 लोग जख्मी होने की घटना सामने आई है। मिली जानकारी के तहत घटना भंडारा रोड के गुमथला गांव के पास की बताई जा रही है, जिसका नियंत्रण छूट जाने से बस गुमथला के पास पेड़ को जाकर टकरा गई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बस में कुल 7 यात्री सवार थे, जबकि बस चालक भी जख्मी बताए जा रहे हैं, जिन्हें नागपुर के मेयो अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया है।
महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के चांगेफल खुर्द गांव में महिलाओं ने एक अलग आंदोलन शुरू किया है। यह आंदोलन अवैध शराब विक्रेताओं के खिलाफ है। पुलिस और प्रशासन से शिकायत कर थक चुकी महिलाओं ने अब खुद मोर्चा संभाला है। महिलाएं अब खुद बाजार में शराब बेच रही है। महिलाओं का कहना है कि जब तक अवैध शराब की बिक्री बंद नहीं होती तब तक वे इसी तरह शराब बेचेगी। पीड़ित महिलाओं का कहना है कि शराब की वजह से उनके घरों में झगड़े शुरू हो गए हैं। इतना ही नहीं, छोटे छोटे बच्चे भी शराब के आदी होते जा रहे हैं। देशी दारू 30 रुपये गिल्ला, घ्या दारू 30 रुपये गिल्ला, घ्या दारू 30 रुपये गिल्ला, घ्या भाऊ दारू 40 रुपये दे, एक छोटी पार्टी। सड़क पर खुलेआम शराब बेचती ये महिलाएं विरोध कर रही हैं उन अवैध शराब विक्रेताओं का जो पुलिस और प्रशासन से शिकायत कर करके थक चुकी है। बावजूद इसके अब तक उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो सका। फिर क्या, ऐसे शराब विक्रेताओं को सबक सिखाने के लिए महिलाओं ने खुद शराब बेचना शुरू किया और सड़क पर शराब बेचकर महिलाओं ने प्रदर्शन किया। आमच्या गावात दारू विकून राहिले, आम्ही सांगितलं पोलिसाजवळ गेलो, त्यांनी ऐकलं नाही। मग आता लेकरं बाकरी पिऊन राहिले, लहान लहान पोरही पिऊन राहिले, शाळेतली पिऊन राहिले। मग आता आम्ही बाजार मांडला दारू घ्यायचा, आम्ही बाजारात मांडतो। आम्ही आता दारू विकून राहिलो, कोणी गावरान कोणी देशी, आम्ही विकतो आता। बुल्ढाना जिले के चांगेफल खुर्द में महिलाओं ने इस तरह का अनोखा प्रदर्शन कर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। इस दौरान कुछ महिलाओं ने बताया कि अवैध शराब बेचने का कारोबार उनके गांव को तबाही की ओर ले जा रहा है। ऐसे में छोटे बच्चे भी शराब पीने के आदी होते जा रहे हैं, जो चिंता का विषय बन गया है। आमच्या गावामध्ये लॉकडाऊन लागले तेव्हापासून अवैध दारू जास्त विकले जाते। आता मुलांच्या शाळा पण बंद आहेत, लहान लहान मुलं पण दारू पितात। आम्ही पोलीस स्टेशनला कळवलं, कलेक्टर ऑफिसलाही कळवलं, तरी कोणी काही केअर घेतली नाही। तर मग आम्ही बायांनी असा निश्चय केला की आम्ही दारू विकतो। बहरहाल अवैध शराब विक्रेताओं को सबक सिखाने के लिए महिलाओं ने एक अनोखा कदम उठाया है, जिसे महिलाओं की गांधीगिरी भी कहा जा रहा है। ऐसे में अब ये देखने लायक होगा कि महिलाओं की ये कोशिश क्या रंग लाती है। मंत्री और एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक ने नांदेड़ में बयान देते हुए राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में चल रही चर्चाओं को विराम दे दिया है। उन्होंने कहा कि आजकल में राष्ट्रपति चुनाव नहीं है। हमारे पार्टी के अंदर या फिर किसी नेता से हमने इस विषय पर कोई चर्चा भी नहीं की है। अगर पवार साहब को राष्ट्रपति बनाने की खबरें कोई चला रहा हो तो उसे कोई आधार नहीं, ऐसे स्पष्ट संकेत उन्होंने दिए। आजच्या घडीला राष्ट्रपती पदाची कुठली निवडणूक नाही, या विषयावर पक्षांतर्गत किंवा कुठल्याही नेतेसोबत कुठलीही चर्चा झालेली नाही। जर कोणी या प्रकारे बातमी चालवत असेल तर त्याला कुठलाही आधार नाही। सांगली जिले में कोरोना के बढ़ते प्रभाव के कारण मंगलवार से 19 जुलाई तक प्रशासन ने कड़े नियम लागू किए हैं, जिसके विरोध में व्यापारी संगठन द्वारा बाजारों में भीख मांगो आंदोलन किया गया। सांगली जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर प्रशासन द्वारा नियम अधिक कड़क किए गए हैं, जिसका विरोध शहर की व्यापारी संगठन द्वारा किया गया है। 19 जुलाई तक प्रशासन द्वारा लगाए गए नियम जारी रहेंगे, जिसमें अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़ खाद्य और अन्य दुकानें बंद रखने का निर्णय जिला प्रशासन द्वारा लिया गया है। इस बात के विरोध में व्यापारियों ने भीख मांगो आंदोलन कर प्रशासन पर अपना गुस्सा उतारा है। लाचार झालो आहे, त्यामुळं निदान त्या भिकेत तरी आम्हाला शासनाने द्याव्यात अशी सनदशील मार्गाने, लोकशाही मार्गाने मागणी करण्यासाठी शांततेने आम्ही निदर्शनं करत आहोत। सांगलीची बाजारपेठ सातत्यानं गेली 2-3 वर्ष झालं अडचणीत आहे, पण याचं सोयरसुतूक
कुणालाही नाही आहे. आज परिस्थिती अशी आहे, 3 महिने झालं व्यापाऱ्यांना सरकारनं घरात डांबून ठेवलेलं आहे. सन्माननीय सरकार नक्की करायचं आहे तरी काय, त्यांना त्यांची भूमिका स्पष्ट होत नाही आहे. अर्धवट लॉकडाऊनच्या माध्यमातून रुग्णवाढी संख्येला स्थानिक प्रशासन आणि राज्य सरकार जबाबदार आहे. किंबहुना ही टास्क फोर्स नावाची जी संकल्पना आहे, ही टास्क फोर्स 4 भिंतीत बसून ग्रामपंचायत एरियापासून महापालिका क्षेत्रापर्यंत नियोजन आणि निकष ठरवते. आज या माध्यमातून ही टास्क फोर्स पहिला बरखास्त करावी आणि ग्राउंड लेवलच्या लोकांकडून, व्यापाऱ्यांकडून, सामाजिक संस्थांकडून या लॉकडाऊनचं नियोजन कसं करायचं या बाबतीत सरकारनं ऐकलं पाहिजे. आज सांगलीतलं स्थानिक प्रशासन ज्यांची दुकानं बंद ठेवायची त्यांना न विचारता बसून आदेश काढतं, पण या प्रशासनाला, या राज्य सरकारला या गोष्टीची जाणीव नाही आहे की एक आदेश काढल्यानंतर किती हजारो लोक देशोधडीला लागतात, ह्याची कुठलीही जाणीव नाही आहे. वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है. गलत, बस बैलेंस जरूरी है. जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं. नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर. खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी. फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. महाराष्ट्र को वर्तमान महाविकास आघाड़ी सरकार ने 15 महीने में 15 साल पीछे पछाड़ दिया है, ऐसा आरोप भाजपा के महामंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने राज्य सरकार पर लगाया है. बावनकुले ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार के पास विकास का कोई विजन नहीं है और ये केवल सरकार महाराष्ट्र की जनता को गुमराह कर रही है. नाना पटोले साहेब काही आपलं स्टेटमेंट करून आपल्या मीडियामध्ये आणि महाराष्ट्राच्या जनतेसमोर आपलं प्रदर्शन करत राहतात. त्यांना ते लखलाभ आहे. माझी विनंती यांना, तिन्ही पक्षांना आहे की तुम्ही डेव्हलपमेंटचं काही बोला, विदर्भाचं बोला, मराठवाड्याचं बोला, उत्तर महाराष्ट्र बोला, पश्चिम महाराष्ट्र बोला. हे सरकार मुंबई पुरतं मर्यादित झालं आहे. मला वाटतं की या सरकारने जाणूनबुजून अलग अलग अजेंडे दिले बोलण्याकरता. केवळ यांना विकास करायचा नाही आहे, केवळ पॉलिटिकल विषय आणून जनतेला संभ्रमात ठेवायचा आहे. शेतकरी मरतायत, आत्महत्या करतायत, रोज त्या ठिकाणी अनेक प्रकरणं होत आहे, त्या ठिकाणी लोकांचे बलात्कार होत आहे, महिला अत्याचार होत आहे, कोणी बोलत नाहीये. यांना केवळ पॉलिटिकल बोलायचं आहे, या टाइमपास करायचा आहे. खऱ्या अर्थानं हे सरकार अनैसर्गिक आहे आणि या सरकारला जर खरंच जर काम करायचं आहे तर आजपासून पॉलिटिकल बोलणं सोडलं पाहिजे आणि डेव्हलपमेंट बोललं पाहिजे. करा ना, कुणा मनाई केली, बोलता कशाला. आज तुझ्यावर काय जबाबदारी आहे? आज जबाबदारी आहे महाराष्ट्राच्या विकासाची. आज विदर्भाच्या विकासाची जबाबदारी आहे. करा ना विकास. बोनस दिला नाही अजून. नाना पटोले साहेबांना माझा सवाल आहे. भंडारा गोंदियामध्ये राहतात, कुठं आहे बोनस नानाचा? अजून नानाचा बोनस गेला नाही आहे. लोकांनी बोनस मिळाला नाही म्हणून पीक कर्ज भरलं नाही आहे. पीक कर्ज भरलं नाही म्हणून पीक कर्ज मिळालं नाही आहे. आणि धानाचा बोनस, खऱ्या अर्थाने हे पॉलिटिकल भाषण सोडा आणि धानाचा बोनस मिळवा. पहिले धानाची खरेदी करा. धानाचा भ्रष्टाचार झालाय. मग करा तुमच्या हिंमत. सीबीआय चौकशीची मागणी. नाना पटोलेमध्ये हिंमत असेल तर त्यांच्या जिल्ह्यामध्ये 1000 कोटीचा धान घोटाळा झाला, सांगा सीबीआयला. करा त्यांनी पत्राची माग आजच्या आज. तुम्ही हे राजकारण सोडा. जे मूळ प्रश्न आहे त्या मूळ प्रश्नावर जा. नौटंकी करू नका. 3 पक्षाचे अजेंडे तुम्ही आपापल्या पक्ष लेवलला राबवा, पक्ष वाढवा, पण महाराष्ट्राच्या जनतेला वेटीत धरू नका. ओबीसी आरक्षण केलं, मराठा आरक्षण केलं, शेतकरी वेटीत गेला, धानाचा बोनस नाही आहे, पीक कर्ज नाही आहे, पीक विमा योजना नाही आहे.
सर्व महाराष्ट्राचा बंटाधार केला आणि वैधानिक विकास मंडळे बंद करून टाकले. आता कोणी त्या ठिकाणी करणार नाहीये. पूर्व नागपुर के पारडी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पारडी चौक में 7 जुलाई को मास्क नहीं पहनने पर पुलिस ने मनोज ठौकर नामक अपंग व दृष्टिबाधित की पिटाई की थी, जिससे उसकी मौत होने का आरोप लग रहा है. इस विषय पर भाजपा विधायक कृष्णा खोपड़े और विकास कुंभारे ने इस संदर्भ में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर मामले की उच्च स्तरीय जांच कर दोषी पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित करने की मांग की है. साथ ही ठौकर के परिवार को 50 लाख रुपए आर्थिक मदद और उनकी पत्नी को पुलिस विभाग में नौकरी देने की भी मांग की. विधायक कृष्णा खोपड़े ने बताया कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस मामले को गंभीरता से लिया और उन्होंने तत्काल मामले की सारी जानकारी मंगवाकर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है. विधायक कृष्णा खोपड़े ने कहा कि ठोकर परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं और उनके पालन पोषण व शिक्षा आदि के लिए परिवार के एक सदस्य को नौकरी के साथ ही आर्थिक मदद की बेहद ज़रूरत है. इससे पहले भी इस तरह के मामले में विभाग में पीड़ित परिवार के सदस्यों को नौकरी दी जा चुकी है. मुख्यमंत्री ने शीघ्र ही उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है. मनोज ठौकर या अपंग व डोळ्याने बाधित असलेल्या मुलांना मास्क न घातल्यामुळे पारडी पोलीस स्टेशनच्या 2 कर्मचाऱ्यांनी पारडी चौकात व पोलीस स्टेशनमध्ये नेऊन या मुलाला मारहाण केली आणि या मारहाणीमध्ये त्याचा मृत्यू झाला आणि त्यामुळे त्या भागामध्ये फार मोठ्या प्रमाणात तणाव आहे आणि म्हणून आम्ही वारंवार नागपूरचे पोलीस आयुक्त यांना सांगितलं की तत्काल त्या 2 कर्मचाऱ्यांना आपण तत्काल सस्पेंड करा. काल विरोधी पक्षनेते महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी त्या परिवारासोबत भेट घेतली आणि त्यांनी ते मान्य केलं, कारण त्यांनी ते सगळे व्हिडिओ पाहिले आणि भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने त्यांनी 2 लाखाची मदत सुद्धा केली. आज मुंबईमध्ये राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहेबांची मी आणि विकास कुंभारे आम्ही दोघांनी या संदर्भात त्यांची भेट घेतली आणि त्यांना निवेदन दिलं आणि त्यांना सांगितलं का पोलिसांनी केलेली ही कलंकित घटना ही राज्यासाठी फार दुर्दैवी घटना पोलिसाच्या वतीने घडली आहे आणि आतापर्यंत पोलीस आयुक्तांनी या दोन्ही कर्मचाऱ्यांना सस्पेंड केलं नाही, सिर्फ ट्रान्सफर करून पानं पुसण्याचे काम पोलीस आयुक्तांनी केलं आणि म्हणून त्याला ताबडतोब सस्पेंड करावं ते मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केलं. एक और जहां नागपुर की कई बस्तियों में डेंगू ने आतंक मचा रखा है, वहीं दूसरी ओर मेडिकल में थायराइड किट से लेकर डेंगू किट तक उपलब्ध नहीं होने से मरीजों की जांच में दिक्कतें आ रही हैं. बताया जाता है कि किट उपलब्ध कराने वाली कंपनियों के करोड़ों रुपए बाकी होने से अब उन्होंने आपूर्ति से हाथ खींच लिए है. मेडिकल में जांच किट उपलब्ध नहीं होने से जरूरतमंद मरीजों को प्रतीक्षा करनी पड़ रही है. कई बार मरीजों को बाहर से टेस्ट कराने की सलाह दी जाती है. दरअसल प्रशासन द्वारा किट आपूर्ति करने वाली कंपनियों के 5-6 करोड़ रुपए बकाया है. जब तक पुराने बिल पास नहीं हो जाते तब तक किट उपलब्ध नहीं कराने की बात कंपनियां कर रही है. मेडिकल में BPL श्रेणी के मरीजों की जांच सहित उपचार भी निःशुल्क किया जाता है, लेकिन इन दिनों मरीजों को भी निजी लैब से जांच कराने की सलाह दी जा रही है. इससे मरीजों के परिजनों में असंतोष है. इस संबंध में वैद्यकीय शिक्षा मंत्री से शिकायत किए जाने पर जानकारी सामने आई है. बारिश के सीजन में विभिन्न तरह की बीमारियां फैलती है. इसके बावजूद प्रशासन द्वारा समय पर किट आपूर्ति नहीं किया जाना लापरवाही की ओर इशारा करता है. बताया जा रहा है कि बिल पेंडिंग होने से अब प्रशासन लोकल परचेस के माध्यम से खरीदी कर रहा है, लेकिन विविध तरह की जांच किट कब तक उपलब्ध होगी यह कोई बताने को तैयार नहीं है. PWD विभाग की ओर से हिंगना रोड पर अल्ट्रा थिन वाइट टॉपिंग यानी TWT तकनीक का उपयोग कर पहली बार प्रौद्योगिक तत्व पर 180 मिलीमीटर सीमेंट रोड का निर्माण कार्य शुरू किया गया है. इस नई तकनीक से खर्च की बचत के साथ ही समय की बचत भी होने की जानकारी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी. TWT टेक्निक का उपयोग कर हिंगना टी पॉइंट से प्रियदर्शनी तक 13.85 किलोमीटर लंबा सीमेंट रोड वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट की ओर से निर्मित किया जा रहा है. इस तकनीक का जायजा लिया केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने. केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कोरोना महामारी के संकट में भी अभूतपूर्व कोरोना योद्धा के रूप में कार्य करते हुए देश में ऑक्सीजन ट्रेन चलवाई तथा नागपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन का वर्धा जिले में उत्पादन शुरू करवाने हेतु भी धन्यवाद दिया, जिसके कारण जरूरतमंद मरीजों को ऑक्सीजन व रेमडेसिविर इंजेक्शन समय पर उपलब्ध हो सके.
गडकरी जी ने व्यापारी समुदाय का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि उनका सपना नागपुर को स्वच्छ, सुंदर व आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ बनाने का है, जिसके तहत नागपुर में 160 खेल के मैदान एवं 250 गार्डन बनाने की योजना है तथा नागपुर का एक बड़ा मल्टी ट्रेड लॉजिस्टिक हब बनाने की राह पर है। उन्होंने बताया कि विदर्भ में जल्द ही नागपुर से वन विभाग के अंतर्गत अधिकारियों के होने वाली पदोन्नति के संदर्भ में राज्य सरकार की ओर से 18 फरवरी 2021 को अध्यादेश जारी किया गया था, किंतु इसके अनुसार पदोन्नति नहीं किए जाने से इसे चुनौती देते हुए दीपक पवार की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश सुनील शुक्रे और न्यायाधीश अनिल किल्लोर ने वन विभाग और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब दायर करने के आदेश दिए। याचिकाकर्ता की ओर से विभाग द्वारा पदोन्नति के संदर्भ में लिए गए फैसले पर रोक लगाने का अनुरोध भी अदालत से किया गया। अदालत ने फिलहाल रोक लगाने से इनकार तो किया, किंतु भविष्य में इस तरह की स्थिति आने पर सकारात्मक विचार करने के संकेत भी दिए। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता NR साबू और सरकार की ओर से सहायक सरकारी वकील AA माड़ीवाले ने पैरवी की। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि 18 फरवरी 2021 को जारी किए गए अध्यादेश के अनुसार जो पद पदोन्नति से भरने थे वे किसी भी आरक्षण के बगैर केवल 25 मई 2004 को तैयार की गई वरीयता सूची के आधार पर करना था, जिससे नई विभागीय पदोन्नति समिति की ओर से इसे संज्ञान में लेना चाहिए था। याचिकाकर्ता का मानना था कि न केवल बचे पदों पर बल्कि 18 नवंबर 2020 को उनके पहले की पदोन्नति समिति द्वारा 27 RFO व 77 ACF के लिए सुझाए नामों को भी संज्ञान में लेना चाहिए था। फरवरी 2021 में सरकार की ओर से जारी अध्यादेश में पुरानी विभागीय पदोन्नति समिति के सुझावों को निरस्त किया गया था। नागपुर में बुधवार 14 जुलाई को 17 मरीज कोरोना मुक्त हुए हैं। वहीं आज मौत का आंकड़ा 2 पर रहा, जो नागपुर वासियों के लिए राहत की बात है। वहीं आज 8049 लोगों की कोरोना जांच की गई, जहां 22 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।